देखिए इधर गैसों की द्रव में विलेयता, यानी कि हेडिंग से पता चल रहा है कि जो गैस है वो द्रव में विलेय होगी, द्रव में घुलेगी। ये चीजें यहाँ पर पता है। तो गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी। हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने नियम में ये व्याख्या की थी कि कोई भी गैसें जल में उतना ही घुलेगी जितना कि गैसों पर प्रेशर दिया जाएगा, जितना कि गैसों में दाब दिया जाएगा। ये बात हेनरी ने अपने नियम में बताई थी। कब? सन 1803 में। सन 1803 में हेनरी ने गैसों की द्रव में विलेयता के संबंध में अपने मत को प्रस्तुत किया था। इसकी एग्जैक्ट वास्तविक डेफिनेशन को लिखने से पहले एक प्रैक्टिकल बेस से इसको समझाने की कोशिश करेंगे, और उससे भी अगर आप चाहो तो उस परिभाषा को लिख सकते हो और बोर्ड पेपर में आपको बराबर अंक मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले एक कंटेनर लो, एक पात्र ले लो। इस पात्र में आप आधा जल भर दो। ये जल भरने के बाद बाकी का जो शेष हिस्सा है, इस हिस्से पर क्या है? गैस भरी हुई। जैसे गिलास ले लीजिए, उस गिलास में आप गैस नहीं भी भरे हैं तब भी उसके अंदर गैस भरी हुई है, क्योंकि हमारे वायुमंडल की जो गैसें हैं उस खाली स्थान को घेर रही है ना। तो यहाँ पर गैसें भरी है। अब इस गैसों को यदि इसमें घोलना है तो इस पर हमको दाब देना पड़ेगा। दाब देने के लिए इस पात्र पर हम एक पिस्टन की व्यवस्था कर देते हैं, एक पिस्टन लगा देते हैं। अब पिस्टन की सहायता से जब इस गैसों में दाब दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, तो जब गैसों में हम दाब देंगे तो गैस किस पर दाब देगी? पानी पर दाब देगी। क्योंकि किसी चीज को यदि आप ठेलोगे तो ठेलोगे ऊपर से नीचे, तो बीच वाली हिस्सा या बीच वाला भाग नीचे वाले भाग को ठेलता है। तो जैसे ही आप पिस्टन की सहायता से इस गैस पर दबाव डालोगे तो गैस पानी पर दबाव डालेगी, यानी पानी पर घुलेगी। जितना दाब ज्यादा होगा गैस पर, उतना ज्यादा गैस पानी में ज्यादा घुलेगी। जितना कम दाब गैस पर लगेगा, वो गैस भी द्रव में उतना कम घुलेगी। सही है भाई? जितना आप किसी एक आदमी को ठेलोगे, मान लीजिए ये एक आदमी है, इस एक आदमी को यदि आप ठेलोगे तो जितनी ताकत लगाओगे, थोड़ी सी ताकत लगाओगे तो थोड़ा सा ठेलेगा, ज्यादा ताकत लगाओगे तो ज्यादा ठेलेगा। वही बात है कि पिस्टन की सहायता से जब आप गैस पर जितना ज्यादा दाब दोगे, उतने ही के अनुसार वो गैसें उस द्रव में विलेय होगी। तो देखिए, इस चित्र की सहायता से आप इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं कि जब किसी कंटेनर में लिए गए द्रव, कंटेनर में लिए गए द्रव में भरी गैस में जब पिस्टन की सहायता से दाब दिया जाता है, तो जितना दाब गैस पर दिया जाता है तो गैसें भी उतना ही दाब जल में देकर उसमें विलेय होती है। अर्थात जितना ज्यादा दाब होगा गैस पर, उतनी ही ज्यादा गैसें घुलेंगी द्रव पर। यहां तक तो बात समझ में आई? ये डेफिनेशन थी। परिभाषा फिर से एक बार देखिए कैसे बनाएंगे आप, कि जब किसी एक कंटेनर पर द्रव में कोई गैसें भरी हो, उस गैस पर जब आप पिस्टन की सहायता से जितना ज्यादा दाब देंगे गैस पर, उतनी ही गैसें द्रव में घुलेगी। यही कॉन्सेप्ट हेनरी का था। अब एग्जैक्ट परिभाषा हेनरी की क्या थी, वास्तविक परिभाषा क्या थी? तो देखिए क्या परिभाषा थी। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब पर
निर्भर होगी, अर्थात किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। ये परिभाषा है। तो परिभाषा देखिए, वही बातें जो हमने भी इसमें बताई थी कि गैसों को पिस्टन की सहायता से जितना ज्यादा दाब दोगे उतना ज्यादा वो जल में घुलेगी। तो यही परिभाषा है। स्थिर ताप पे सबसे बड़ी बात है कि जो टेम्परेचर होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए, टेम्परेचर में बदलाव नहीं होना चाहिए। कभी 25 डिग्री हो गया तो कभी 30 हो गया तो कभी 45 हो गया, कभी 0 हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए, तब ये नियम काम करेगा। तो जब ताप स्थिर होगा तो किसी गैस की द्रव में विलेयता को हम लोग और भी बहुत सारे नाम से बोल सकते हैं। विलेयता को हम लोग मोल प्रभाज भी बोल सकते हैं, विलेयता को हम लोग मोल अंश भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी गैस की द्रव में जो विलेयता है वो किस पर निर्भर करेगी? गैस में लगाए गए दाब पर। वही बात है, जितना ज्यादा दाब दोगे उतना ज्यादा गैस घुल जाएगी। अर्थात क्या है? अर्थात किसी गैस में या किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस पर लगाए गए दाब के समानुपाती होगी। यानी कि जितना दाब लगाओगे उतना घुलेगी, जितना प्रेशर दोगे उतना गैस द्रव में घुलेगी, दोनों समान अनुपात में चलेंगे। अर्थात इसका फार्मूला क्या होगा? M प्रोपोर्शनल P। जहां पर M की बात करें तो क्या होगा? जहां पर M गैस की द्रव में विलेयता है तथा P क्या है? P क्या है? साम्य पर गैस में लगाया गया दाब, ठीक है। तो धीरे धीरे से आगे बढ़ेंगे। M का मतलब है गैस की द्रव में विलेयता। M का मतलब, अब ये जो गैस की द्रव में विलेयता है ये किसके समानुपाती है? लगाए गए दाब के। अब दाब तो ठीक है, गैस पर लगा है, लेकिन साम्य का मतलब क्या होता है? साम्य को इंग्लिश में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। वो क्या है वो सुनिए। देखिए इस पर, इस चित्र पर डायग्राम पर देखिए। यदि जितना ज्यादा दाब गैस में दोगे तो गैसें उतना ज्यादा अंदर घुसेगी, पानी के अंदर जाएगी, अंदर घुलेगी। तो जितना ज्यादा गैसें अंदर जाएगी, यदि उतना ही पानी का स्तर ऊपर की ओर उठे तो उसे साम्य अवस्था कहते हैं। जितना प्रेशर गैस में दोगे तो गैस अंदर प्रेशर देगी पानी में, तो उतना ही पानी यदि ऊपर की ओर उठे, पात्र में ऊपर चढ़े पानी, तो वही उसकी साम्य पर अवस्था होगी। इसके बाद इस प्रोपोर्शनल को यदि आप हटाते हैं तो M इज इक्वल टू KP, जहां पर K समानुपाती स्थिरांक होगा, या P इज इक्वल टू M/K। तो एक डेफिनेशन का टाइप ये है, इसे भी आप देख सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन का टाइप क्या होगा वो देखिए। एक तरह की डेफिनेशन ये हो गई, बोलिए यहां तक समझ में आया है ना। दूसरे टाइप की डेफिनेशन देखिए क्या है। दो तरह की डेफिनेशन दे चुके हैं। एक तो हमने बोला था कि इस चित्र को देखकर आप अपने से बना सकते हो, और दूसरी डेफिनेशन ये, और तीसरी डेफिनेशन आपको दूसरी दिखाते हैं, ठीक है। दूसरे तरीके में एक और डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? किसी गैस की वाष्प अवस्था में, किसी गैस की वाष्प अवस्था में गैस की द्रव में
किसी गैस की वाष्प अवस्था में गैस पर लगाया गया आंशिक दाब गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होगा। ठीक है ना। तो देखिए ये दूसरी टाइप की डेफिनेशन है। क्या कह रहा है, किसी गैस की कौन सी अवस्था, वेपर अवस्था, वाष्प की अवस्था। उस वाष्प अवस्था में जब गैस में आप थोड़ा सा प्रेशर लगाओगे, दाब लगाओगे, तो जितना दाब लगाओगे वो दाब किसके बराबर होगा, गैस के मोल प्रभाज के। गैस के मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज की जगह पर आप मोल अंश भी कह सकते थे, विलेयता भी कह सकते थे। तो देखिए गैस पर लगाया गया दाब को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, P से। ये क्या है, समान अनुपात पे है। समान अनुपात किसके, गैस के मोल प्रभाज के। मोल प्रभाज को किससे प्रदर्शित करते हैं, चाई से। ये मोल प्रभाज किसका है, गैस का। तो यहाँ बेस में आप गैस लिख दीजिए। इसके बाद इसे आप हल करेंगे तो P बराबर, अब ये इसको हटाएंगे तो एक वैल्यू आएगी, उसको लिखेंगे KH। समानुपाती हटाया तो आया KH, बाकी आया क्या, चाई गैस। जहां पर P गैस पर लगाया गया आंशिक दाब होगा, जहां पर चाई गैस, गैस का मोल प्रभाज होगा, तथा ये जो KH है ये हेनरी स्थिरांक होगा। ये क्या होगा, हेनरी स्थिरांक होगा। इसके बाद अब आगे देखते हैं, कुछ इसका कुछ पॉइंट देखते हैं। आपने देखा होगा जब समान अनुपात हटाया जाता है तो हटाने के बाद जब भी कोई स्थिरांक आ जाता है तो उस स्थिरांक का कोई मान होता है, कुछ वैल्यू होती है। तो क्या इस स्थिरांक का भी कुछ मान है? तो इस मान का हमें पता लगाने के लिए मैं कुछ आपके सामने तथ्य नोट कराता हूं। देखिए तो क्या है इसका, मैं नोट देखिए। पहला पॉइंट, ये जो KH है, KH का मान सभी गैसों के लिए भिन्न भिन्न होता है। ये जो हेनरी स्थिरांक का मान होगा, ये हेनरी स्थिरांक का मान किसी भी गैस के लिए समान नहीं होगा, हर गैसों के लिए अलग अलग होता है। इससे पता चलता है यहाँ पर KH की कोई भी वैल्यू नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि KH का मान यदि बढ़ेगा, KH का मान यदि बढ़ेगा तो गैस का मोल प्रभाज घटेगा। क्या कह रहा है, अगर KH यानी कि हेनरी स्थिरांक का मान ज्यादा है तो जब ये वैल्यू ज्यादा होगी तो गैस का मोल प्रभाज कम ही होगा, यानी गैसों की घुलनशीलता कम ही होगी। वो निर्भर कर रहा है KH के मान पर। यदि KH का मान कम है तो गैस ज्यादा घुलेगी द्रव में, ठीक है। और अगर KH का मान ज्यादा है तो गैस द्रव में कम घुलेगी, ठीक है ना। इतना हो गया। इसके बाद अब आगे देखेंगे। तो अब देखो जो हेनरी का नियम है उस नियम की क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या सीमाएं हैं, वो देखिए। तो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या क्या लिमिटेशन है। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये है, दाब अधिक नहीं होना चाहिए।
यानी कि जब आप दाब लगाएंगे किसी गैस पर तो वो दाब जो है अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ताप अधिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद तीसरी लिमिटेशन क्या है इसका, दाब भी ज्यादा नहीं होना चाहिए और ताप भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा, गैस को द्रव में कम विलेय होना चाहिए, यानी गैसों को द्रव में कम घुलना चाहिए। वो कैसे स्पष्ट करते हैं इसका एक एग्जांपल देखिए। जैसे NH3 तथा HCl को जब जल में घोला जाता है तो वह तुरंत घुल जाता है, वो तुरंत घुल जाता है। कौन? जल में अमोनिया और HCl तुरंत घुल जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, गैसों को द्रव में कम घुलना चाहिए, वहां तो तुरंत घुल जा रहा है, ज्यादा घुल रहा है। तो इसका मतलब यह HR का पालन नहीं करता। HR का मतलब हेनरीज रूल, ठीक है, हेनरी के नियम का पालन नहीं करता। इसी तरह देखिए, जैसे NH3 और या HCl को जब C6H6 बेंजीन में घोला जाता है तो वह कम घुलती है। तो अब इधर देखिए, ये क्या है, ये बोल रहा है गैसों को द्रव में कम घुलना चाहिए। तो ये क्या बोल रहा है, NH3 और HCl बेंजीन में कम घुलती है। और अगर कम घुलती है तो यही तो है इसका भाई, इसकी लिमिटेशन क्या है, सीमाएं क्या है, गैस को द्रव में कम घुलना चाहिए। तो ये कम घुल रहा है, इसका मतलब ये HR का पालन करता है। तो ये तीसरे का कुछ एग्जांपल था। इसके बाद चौथा पॉइंट, गैसों को द्रवों में घुलने के बाद कभी भी अपनी आणविक अवस्था नहीं खोनी चाहिए। चौथा नियम ये बोल रहा है, जो गैसें हैं उस गैसों को जब आप द्रव में घोलोगे, लिक्विड में घोलोगे, तो वो गैसें हमेशा अपने आणविक रूप में ही होना चाहिए, यानी वो आणविक अवस्था खो ना दे। जैसे एग्जांपल भी देते हैं, जैसे HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की वाष्प है, गैस है। इस गैस को जैसे ही आप पानी में मिलाते हो या पानी में घोलते हो, तो पानी में घोलने के तुरंत बाद ही HCl H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। तो ये क्या बोल रहा है, आणविक अवस्था नहीं खोनी चाहिए। आणविक अवस्था क्या है, उनमें जितने परमाणु भाग ले रही हैं वो सब मिले हो, लेकिन यहाँ पर परमाणु पृथक हो गई, अलग अलग हो गई, तो ये अवस्था आ गई। तो ऐसी अवस्था नहीं आनी चाहिए। HCl क्यों H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में घुल गया, क्योंकि जो HCl था ये प्रबल वैद्युत अपघट्य है, ये तुरंत जल से मिलने के बाद आयनों में डिसोसिएट हो जाता है, आयनित हो जाता है, जल अपघटित हो जाता है। लेकिन नियम बोल रहा है गैसों को जब आप द्रव में घोलो तो गैसें कभी भी अपनी आणविक अवस्था न खोए। जैसे CO2, इस CO2 को यदि आप पानी में घोलोगे तो घुलने के बाद भी ये CO2 के ही रूप में होगी। तो ये बातें इसकी हो गई। इसके बाद अब इस हेनरी के नियम का हमारे इस लाइफ पर, हमारे इस जीवन पर कहाँ कहाँ अनुप्रयोग होता है, कहाँ कहाँ इसका यूजेस है, कैसे इसको हम पहचान सकते हैं, तो उसको अगले टॉपिक पर देखेंगे, ठीक है ना।
तो देखिए अब इस हेनरी के नियम का कहाँ कहाँ यूज है, कैसे समझते हैं, तो वो देखिए। अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, तो कहाँ कहाँ इसका अनुप्रयोग है, तो सबसे पहला अनुप्रयोग वो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। पहला अनुप्रयोग बस चित्र की सहायता से बताते हैं, उसको समझिएगा। ये एक समतल है, समतल फ्लैट जगह जिस पर हम और आप खड़े हैं, ठीक है। तो ये लड़का यहाँ पर खड़ा हुआ है, समतल पर ये खड़ा है। अब ये लड़के को इस पहाड़ पर चढ़ना है, ठीक है ना, इस पहाड़ पर इसे चढ़ना है। तो जिस दौरान ये पहाड़ पर नहीं चढ़ा है तो इसके शरीर पर जो वायु का दाब लग रहा है, वायुमंडलीय जो दाब लग रहा है, वो वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम का होगा। इतनी समय ये नीचे जब खड़ा है तो 1 एटीएम का दाब है। अब ये लड़का इस पहाड़ पर चढ़ेगा तो इसको पर्वतारोही कहते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं उनको पर्वतारोही कहते हैं। ये पर्वतारोही अब कहाँ चढ़ गया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। तो हमें ये पता है कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो ये लड़का तो नीचे से ऊपर पहुंच गया, और अगर ये लड़का नीचे से ऊपर पहुंच गया तो अब इसके शरीर पर वायुमंडलीय दाब कम लग रहा है। हेनरी ने क्या कहा था, हेनरी ने कहा था जितना ज्यादा दाब होगा उतनी ज्यादा गैसें घुलेगी, उतनी ज्यादा गैसें घुलेगी। लेकिन अब इस लड़के पर दाब तो कम लग रहा है, इसका मतलब इस पे गैसें कम घुलेगी। सही है ना भाई। हेनरी के नियमानुसार क्या है, दाब जितना ज्यादा होगा गैसें उतनी ज्यादा घुलेगी। तो ये नीचे खड़ा था तो 1 एटीएम का दाब लग रहा था, लेकिन अब ये ऊपर चढ़ गया है तो ऊपर, नीचे से जब ऊपर चढ़ते हैं तो वायुमंडलीय दाब कम होता है, और अगर वायुमंडलीय दाब ऊपर कम है तो इसके शरीर पर दाब कम लग रहा है, और अगर दाब कम लग रहा है तो गैसें क्या होंगी, कम घुलेंगी। तो देखिए कैसे इसको समझते हैं। ये लड़का जब यहाँ नीचे खड़ा था तो इसके ब्लड में ऑक्सीजन गैस घुल रही थी, किस दाब पर, 1 एटीएम के दाब पर घुल रही थी ऑक्सीजन रुधिर में। लेकिन जैसे ही लड़का ऊपर पहुंचा तो इसके शरीर पर अब ऑक्सीजन गैस का घुलना कम हो गया है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो गया है। तो गैसें भी रुधिर में कम घुलेगी, जिससे इस व्यक्ति को एनाक्सिया नामक बीमारी हो सकती है। एनाक्सिया नामक बीमारी हो सकती है। एनाक्सिया क्या बीमारी है, जब रुधिर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, वही एनाक्सिया है। तो ये बात पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखिए, इसको कैसे स्पष्ट कर सकते हैं आप। दूसरा देखिए, इसी का ठीक विपरीत, ये एक लड़का है, ठीक है। ये लड़का इस समुद्र में अंदर प्रवेश करने वाला है, जाने वाला है, ठीक है ना। तो जाने से पहले चश्मा लगा कर रखा है और एक टैंक पीछे लेकर रखा है, सिलेंडर। उस सिलेंडर में N2+O2 का मिश्रण पहले भरा जाता था। अभी कौन सा भरा जाता है, अभी हम बात करेंगे। तो पहले ये जो सिलेंडर लेके जाता है उसमें N2 और O2 का मिश्रण भरा था। अब ये लड़का जैसे ही समुद्र में अंदर प्रवेश करता है, तो ये जब अंदर प्रवेश कर गया तो क्या हुआ, गहराई पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता, ऊंचाई पर जाते हैं तो कम होता है, नीचे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। तो अब गैसों का दाब इसके शरीर पर अधिक लग रहा है, और गैसों का दाब जब अधिक लगेगा तो इसके रुधिर में ऑक्सीजन गैसें भी ज्यादा भरेंगी। इस दौरान ये लड़का अंदर बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है, उसको बहुत ऊर्जा मिलती है, उसको लगता है कि भाई अंदर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऊर्जा जब मिलेगी तो उसको अच्छा लगेगा ही।
तो उसको लगेगा यहाँ से अच्छा कुछ है ही नहीं, लेकिन पानी के अंदर उसका जीवन संभव नहीं है। एक न एक दिन सिलेंडर की गैसें तो खत्म ही होगी, उसको वापस आना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये फिर वापस ऊपर आएगा, ये लड़का जब फिर ऊपर आ जाएगा, तो अब आप क्या देखेंगे, जब ये लड़का ऊपर आएगा तो फिर से इसके शरीर पर क्या लगने लगा, एक एटीएम का दाब लगने लगा। नीचे दाब तो ज्यादा लग रहा था, लेकिन अब फिर से जब वो ऊपर आया तो शरीर पर एक एटीएम का दाब लगने लगा, अर्थात दाब कम हो गया। और जैसे ही दाब कम होता है तो उसकी नसों में, जब वो अंदर था तो वायुमंडलीय दाब क्या था, ज्यादा था। वायुमंडलीय दाब ज्यादा था तो गैसें खूब ज्यादा घुल रही थी, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये ऊपर पहुंचता है तो इसके शरीर में, इसकी नसों में जो ऑक्सीजन गैस थी, अब उसका घुलना कम हो गया है, क्योंकि एक एटीएम का वायुमंडलीय दाब हो गया है, दाब कम हो गया है, तो इसकी नसों में अब ऑक्सीजन गैस का घुलना कम हो गया है। वो गैसें जो है वो बुलबुलों के रूप में इसकी नसों में पड़ने लगेगी, बुलबुले जैसा बनाने लगेगी। और ये बुलबुले बनने की वजह से उसके शरीर में एक तेज, एक भयंकर दर्द होता है, ठीक है। और ऐसे रोग को, ऐसी बीमारियों को बैंड्स पड़ना या गांठें पड़ना कहते हैं। बैंड्स पड़ना या गांठें पड़ना भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ भाई, ये समस्या देखी वैज्ञानिकों ने, तो अब वैज्ञानिकों को लगा यार कि अगर ऐसे शरीर में भयंकर भयंकर दर्द होंगे तो कोई गोताखोर ही नहीं बनेगा। तब फिर उन्होंने इस सिलेंडर पर एक और गैस का संगठन मिलाया जिसको हीलियम कहते हैं। अब जो सिलेंडर आते हैं उनमें हीलियम भी मिली होती है। तो अब ये सिलेंडर को जब वो लेकर अंदर उतरेगा तो हीलियम की वजह से उसके शरीर में सिर्फ उतनी ही गैसें घुलेंगी जितना कि एक वायुमंडलीय दाब पर गैसें घुलती हैं। तो जितना वो बाहर घुल रहा था उतना नीचे जाने के बाद भी उसके शरीर में उतनी ही गैसें घुलेंगी, और जब वो बाहर निकलेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा अनुप्रयोग देखिए क्या है। इसका तीसरा अनुप्रयोग आप लोग अपने निजी जीवन में कोल्ड ड्रिंक से देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे ये सोडा वाटर इसमें भरा है, सोडा वाटर भर दिया। सोडा वाटर भरने के बाद इसमें ऊपर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, घुली नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है। अब पिस्टन की सहायता से इसके अंदर दाब दिया जाएगा, और जब दाब देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर घुलेगी, और जब इसके अंदर घुलेगी, अच्छे से घुल जाएगी, इसके बाद इसका ढक्कन बनाने के बाद, ढक्कन बंद करने के बाद आपको ये बाहर मिल जाएगी। फिर ये या हो सकता है कोका कोला हो या स्प्राइट हो, वो बात अलग है। तो आपने देखा है जब आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक पे जो ज्यादा छार मारता है ना, जिसको पीने पर ज्यादा जीभ में चुनचुनाहट सी पैदा होती है। अधिक चुनचुनाहट इसीलिए आती है क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ज्यादा है। तो जिस पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलेगी उनमें चुनचुनाहट यानी वो छारी टाइप का ज्यादा लगेगा। समझ में आ रही ना बात। तो इसका क्या मैटर है कि किसी सोडा वाटर में जब आप कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं, उस कार्बन डाइऑक्साइड में जब पिस्टन की सहायता से दाब देकर उस कार्बन डाइऑक्साइड को सोडा वाटर में अधिकाधिक मात्रा में घोल दिया जाता है, जिससे हमारा जो पेय पदार्थ है वो टेस्टी हो जाता है, ठीक है ना। तो ये था हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और उसका अनुप्रयोग, ठीक है।